हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डी फ्रेंड बात करेंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की। क्लास नंबर ये आपकी 3 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। और इससे पहले हम चैप्टर 1 to 6 क्लियर कर चुके हैं। 6 चैप्टर्स आपके क्लियर हो गए हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10 4 चैप्टर्स आज हम क्लियर करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस कंप्लीट कर देंगे और उसकी जो पीडीएफ है वो पेड ग्रुप में डाल दी जाती है। ठीक है, 7 चैप्टर तक पीडीएफ पहुंचाई जा चुकी है। अब इसके आगे की जो पीडीएफ आज हम पढ़ाएंगे उसके बाद वो पीडीएफ पेड ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और टिक करके। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। और इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन है। फटाफट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो जस्ट मोमेंट प्लीज़। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ लक्ष्य का अनुगामी होना या फिर उसके पीछे पीछे चलना। तो लक्ष्य का अनुगामी होना या उसके पीछे पीछे चलना, ये दोनों ही हमारे अनुसंधान के शाब्दिक अर्थ के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। निम्न कथन किससे संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना है। तो ये बात कौन कहते हैं? ये आपके कहते हैं मैकग्रैथटे। कौन कहते हैं? मैकग्रैथटे। कौन कहते हैं? मैकग्रैथटे। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला एक अनुसंधान है। ये बात कहने वाले आपके कार्टर वी गुड हैं। कौन है? ये बात आपके कार्टर वी गुड कहते हैं। निम्न में शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। ये दोनों ही शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार में आते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं विद्यालय की कार्यप्रणाली में विकास और सुधार करना। जी हाँ, ये हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना, यह भी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। विद्यार्थियों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, और यह भी आपका क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। जब तीनों ऑप्शन सही होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर ओवर हियर। निम्न में कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं? बाल विवाह से संबंधित समस्याएं, क्या ये समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं? शिक्षण से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। ये सभी जो समस्याएं हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। ठीक है, और इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार में हमारा निदानात्मक हो गया, संभागीय क्रियात्मक हो गया, अनुभाविक क्रियात्मक हो गया, ये सभी है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ क्या हैं? समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, बात सही है। लचीले सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है। घटना स्थल पर ही अध्ययन किया जाता है, तो ये उपरोक्त सभी यहाँ भी हो जाएगा, है ना। तो सब में क्या था? इसमें 3-4 क्वेश्चन, लास्ट में 3 क्वेश्चन में क्या था? उपरोक्त सभी द राइट आंसर ओवर हियर। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी आप समझते हैं कि इसमें तो कर ही देंगे, लेकिन नहीं, कई बार क्वेश्चन चेंज करके जाता है। एक ऑप्शन चेंज कर देगा और फिर आपको कह देगा, क्वेश्चन चेंज कर देगा, तो फिर आप उसमें अटक जाएंगे। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द के समकक्ष होता है? तो अनुसंधान शब्द हमारा किसके होता है? रिसर्च के, प्रोसेस के, अगेन, या फिर एक्सप्लोर। एक्सप्लोर क्या होता है? एक्सप्लोर मतलब किसी चीज का अन्वेषण करना, खोज करना। अगेन का मतलब होता है दोबारा। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया, और रिसर्च मतलब अनुसंधान। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। एक्शन शब्द किस भाषा से मिलकर के बना है? तो जो एक्शन है वो हमारा एक्ट और ऑन से मिलकर के बना है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि सी के साथ में। निम्न कथन किससे संबंधित है? क्रिया अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसमें जो है ये किससे संबंधित है? तो ये रिसर्च एंड एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका पाठ नियोजन, बुनियादी तत्व, विशेषताएं, उपागम और RCEM व NCERT महत्व, वर्ष एवं इकाई योजना। देखिए
इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? तो इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास करने वाले एच.सी. मॉरिसन थे। कौन थे? एच.सी. मॉरिसन थे। इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो इकाई प्रविधि है वो आपकी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। इकाई योजना का विकास एच.सी. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है? ये आपका हर्बर्ट महोदय को जाता है। किसको जाता है? हर्बर्ट महोदय को जाता है। हर्बर्ट ने पाठ योजना का निर्माण कितने चरणों में किया है? तो हर्बर्ट ने पाठ योजना का निर्माण 5 चरणों में किया है। कितने चरणों में किया है? 5 चरणों में किया है। इकाई योजना की विशेषता निम्न में नहीं है। कौन सी नहीं है? इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है, ये तो इकाई योजना की विशेषता है। इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है, ये भी हमारी इकाई योजना की विशेषता है। लेकिन इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जाता, ये कोई इकाई योजना की विशेषता नहीं है। इकाई योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है, ये भी इकाई योजना की एक विशेषता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है और ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? ये आपका डॉक्टर दुबे के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर दुबे के अनुसार ये RCEM उपागम विकसित किया गया। RCEM उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने वर्गों को लिया गया है? 6, 4, 5, 2। तो RCEM उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो है कि 4 वर्गों को लिया गया है। कितने? 4 वर्गों को लिया गया है। हर्बर्ट की पाठ्य योजना का चरण निम्न में कौन सा नहीं है? विश्लेषण जो है यह हर्बर्ट की पाठ्य योजना का चरण नहीं है, बाकी तैयारी है, प्रस्तुतिकरण है, अनुप्रयोग है, यह हर्बर्ट की पाठ्य योजना के चरण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में कौन सी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है। क्यों नहीं भाई? पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। कौन सी विशेषता नहीं है? तो मुझे लग रहा है यही विशेषता नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन वो भी पढ़ लेते हैं। पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। देखिए उसी का अपोजिट लिखा है। पाठ्य योजना छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जो हम प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों से पूर्व ज्ञान उनका जानते हैं। पाठ्य योजना की भाषा भी सरल होनी चाहिए। तो तीनों जो है ये तो पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं, लेकिन जो फर्स्ट वन है वो पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है, इसीलिए उसको हम टिक कर देंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं। पाठ्य योजना में शिक्षक और विद्यार्थी या शिक्षार्थी दोनों की क्रियाएं पहले से निर्धारित होनी चाहिए। पाठ्य योजना के उदाहरणों का संबंध दैनिक जीवन से हो, जो भी हम उसमें एग्जाम्पल दें बच्चों को, जो भी उदाहरण दें वो अगर दैनिक जीवन से, हमारे डेली लाइफ से जुड़े रहते हैं तो चीज़ें जल्दी पकड़ में आती हैं, जल्दी समझ में आती हैं। पाठ्य योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पाठ्य योजना की ये सभी विशेषताएं हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये सभी अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं। इकाई योजना का स्वरूप कैसा होता है? संकुचित होता है कि व्यापक होता है? तो इकाई योजना का स्वरूप व्यापक होता है। इकाई योजना अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो इकाई योजना अधिगम जो है वह तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर, इन सभी पर आधारित होना चाहिए। इसलिए हम ऑप्शन नंबर जो डी है उसको चूज कर लेंगे, इन सभी पर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? तो इसने 2 भागों में किया। टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को 2 भागों में विभाजित किया था। किसने जिल्लर के स्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ा? किसने जोड़ा था? विल्हेम रीन ने जोड़ा था। विल्हेम रीन जिल्लर द्वारा किए गए स्पष्टता के विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें उद्देश्य कथन जोड़ा गया। RCEM उपागम कब विकसित किया गया? तो RCEM उपागम जो था आपका वो 1961 में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए सही है आपका, 1961 में विकसित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है किसने पाठ्य योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया था? प्रोफेसर HR श्रीवास्तव ने। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, इन्होंने अपनाया था।
जेपी सूरी ने भी अपनाया था, है ना। तो दोनों बातें जब सही है तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप में तैयार करता है वे क्या कहलाती हैं? तो वे आपकी लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती हैं। वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखा जाता है? तो वहाँ पे सीखने की क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है, सिखाने के ज्ञान का भी ध्यान रखा जाता है, उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का, तो इन सभी का ध्यान रखा जाता है कुल मिलाकर के। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। वार्षिक योजना का निर्माण करते समय सीखने की क्षमता, सिखाने का ज्ञान, उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों, इन सभी कारकों का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही हो जाएगा। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यावहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात आई के डेविस कहते हैं। कौन कहते हैं? आई के डेविस कहते हैं। निम्न में कौन सी एनसीईआरटी उपागम की सीमा नहीं है? लेखन, इसमें जो है शिक्षक को अधिक कार्य करना पड़ता है, पाठ नियोजन में अधिक समय लगता है, लेखन क्रिया नहीं होती है, लेखन क्रिया अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका लेखन क्रिया नहीं होती है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने टीचिंग को अधिक क्लियर, स्पष्ट, स्थायी और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो अगर टीचर को, कोई भी टीचर हो, अगर उसको अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, क्लियर बनाना है, प्रभावपूर्ण बनाना है, तो वास्तविक वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, चित्र का भी प्रयोग करना चाहिए, मॉडल और स्लाइड का भी प्रयोग करना चाहिए। इन सभी का प्रयोग करके हम अपनी टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावपूर्ण, स्पष्ट, स्थायी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा आंसू रचित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? गुरुत्व केंद्र जो है यह आसूचित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? आरंभ में, शुरुआत में जो टीचर होता है वो अपने टीचिंग को, शिक्षण को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो वो सीधी सी बात है, शुरुआत में क्या करता है? शुरुआत में वो चौक पर निर्भर रहता है। किस पर? चौक एवं टॉक पर, यानी कि चौक पर। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, है ना। शिक्षण अधिगम सामग्री में हमारे श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री इंक्लूड होती हैं। निम्न में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है? शिक्षण अधिगम, इसमें शुद्धता का होना। शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या है? शुद्धता का होना, सार्थकता का गुण होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है ये सभी को टिक कर देंगे। निम्न कथन किससे संबंधित है? श्रव्य दृश्य विधियां और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार हैं। ये बात किससे संबंधित है? तो ये जो पॉइंट है हमारा वो विटिस एवं सुलर से संबंधित है। विटिस एवं सुलर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? रेडियो क्या श्रव्य नहीं है? क्या हम रेडियो से सुनते नहीं है? ग्रामोफोन से नहीं सुनते हैं? एटलस से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? टेप रिकॉर्डर से नहीं सुनते? तो भैया इसमें हम रेडियो से भी सुनते हैं, ये भी श्रव्य सामग्री है। ग्रामोफोन से भी सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर से भी सुनते हैं, लेकिन एटलस कहाँ से आ गया? इसमें एटलस से कौन सुनता है भैया, है ना। निम्न में कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? क्या मॉडल्स दृश्य नहीं है, रेखाचित्र दृश्य नहीं है, चार्ट दृश्य नहीं है? तो देखिए इसमें आपका मॉडल हो गया, रेखाचित्र, चार्ट, ये सभी दृश्य सामग्री हैं, लेकिन रेडियो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है क्योंकि इससे हम सुनते हैं। सरल कमानीदार तुला बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल कमानीदार तुला बनाने में 1 फुट लंबे लकड़ी के टुकड़े का, कीलों का, धागे का, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है? भौतिक विज्ञान अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें सरल कमानीदार तुला ये तो बहुत सहायक है, साधारण वायुदाब मापी ये भी सहायक है, स्प्रिंग तुला भी सहायक है। यहाँ पे ग्लोब का तो बहुत ही रेयर केस में या ना के बराबर यूज होता है ना, कभी कभार, है ना ही मान लो इसको, तो इसको टिक कर देंगे ऑप्शन सी। कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस कारण शिक्षक जो होता है वह छात्र संप्रेषण यानी कि स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता उसकी कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए
किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग इसमें से नहीं है? तो इसमें बुलेटिन बोर्ड जो है यहाँ ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक पंखे का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है? जो थर्मोस्टेट होता है वह बल्ब को स्वतः बंद कर देता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे सामने, चैप्टर नंबर 10, मूल्यांकन के प्रकार, उपलब्धि, परीक्षण के निर्माण की बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर जो 10 है आपका, इसमें हमारे 22 क्वेश्चंस डिस्कस करने को हैं। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? तो ये निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान किसी भी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना सबसे अच्छा समय कहा जाता है या माना जाता है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षाक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। ये परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये जो परिभाषा है वह आपकी कोठारी आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कोठारी आयोग से संबंधित है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन सतत और विस्तृत दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये जो परिभाषा है आपकी एनसीईआरटी से संबंधित है। किससे? एनसीईआरटी से संबंधित है। निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? लिखित परीक्षाएं, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, ये तो तीनों ही हमारी लिखित मूल्यांकन से संबंधित है, लेकिन याद करना ये लिखित मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? मूल्यांकन की विशेषता, यह एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? ये सतत और विस्तृत प्रक्रिया है। पीछे हमने अभी टिक किया ना। परीक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। और ये जो कथन है वो किससे संबंधित है? ये कथन हमारा क्रोनबैक से संबंधित है। परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूप्रिंट का। परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है? इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है, यह निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। मूल्यांकन क्या है? एक नवीन धारणा है कि प्राचीन धारणा है या दोनों ही? तो जो मूल्यांकन है वह एक नवीन धारणा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन होता है मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग या ये सभी। तो यहाँ पे मूल्यांकन, मापन, मूल्य निर्धारण और ग्रेडिंग सभी होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। मापन के कितने स्तर या मापनी होते हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं। मापन के कितने होते हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा माना जाता है? तो सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल आपका अनुपात माना जाता है ना। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण करने वाले हेरासमैन थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। ऑप्शन डी आपका यानी कि उपयुक्त सभी इज द राइट वन हियर। परीक्षण की रचना किसने की थी? परीक्षण की रचना करने वाले आपके गाल्टन और कैटिल हैं। परीक्षण की रचना करने वाले गाल्टन और कैटिल हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप इसमें से कौन सा नहीं है? लिखित, मौखिक, प्रायोगिक या नकल करना। तो इसमें से नकल करना जो है वह वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। ये बात किससे संबंधित? ये हमारे F.S. फ्रीमैन कहते हैं। निम्न में कौन सा समप्राप्ति परीक्षण का कार्य है?
सूचना स्रोत के रूप में, जी हाँ ये तो बात सही है। अधिगम के लिए प्रेरित और निर्देशित करना, शैक्षिक मार्गदर्शन करना, उपयुक्त सभी द राइट वन हेयर। CBCS क्या है? लिखित है, मौखिक है, ग्रेडिंग है, साक्षात्कार है, ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। प्यारे दोस्तों आपको पता है कि हम पेड क्लास भी चलाते हैं, है ना। ये जो सारी PDF होती हैं वो पेड ग्रुप में जाती हैं, वहाँ ढेर सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा ये है 9628182649, ठीक है, ओके। या अगर PDF लेनी हो तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। पहले नंबर दिए जाते थे, अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या दिया जाएगा? तो अब क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। तो डिफरेंट क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।